स्क्रीन शेयर में दूसरे नंबर से चलो चला लो। स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन यस वो करो सर। चलें स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इधर चेक कर लीजिएगा आवाज़ ऑनलाइन। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ ठीक है? नहीं स्टार्ट। चलें सर, वेलकम बैक टू क्लासेस। हो गई छुट्टियाँ ख़त्म तो पढ़ाई शुरू कर दें। कौन से सब्जेक्ट्स आपने इस वक्त रखे होंगे? FA1 तो सबने अटेम्प्ट किया हुआ है ना? अब FA1 के साथ तो कॉस्ट कोई भी नहीं ले रहा होगा। तो ज़रा आइडिया देंगे इसके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अलावा क्या सब्जेक्ट्स नहीं होंगे? सर आपसे सवाल है सर। और माशाल्लाह। और बस नहीं, मतलब मेरी परसेप्शन ये है कि आपने R1 दिया होगा या साथ टैक्स दिया होगा, लॉ दिया होगा, इसके अलावा ये 3 दिए होंगे, या शायद FA2 किसी ने दिया हो। नहीं होंगे, इन्हीं में से 3 दिए ना। तो अब FA2 नहीं रखा वो। नहीं, अब तो वो मसला भी नहीं रहा है। नहीं, अब आपने डाटा लिया होगा मेजोरिटी में। डाटा लिया होगा, मैक लिया होगा, इसके अलावा आपने तो ऑडिट लिया हो। बाकी बी लॉ किसी का रहता होगा, सी लॉ। नहीं, अगर बी लॉ अटेम्प्ट किया तो सिर्फ उसका सी लॉ का पोर्शन। असल में ये पहले जो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट का नाम है, पहले जब ये कॉस्ट अकाउंटिंग थी तो उस वक्त तो ये FA1 के साथ भी आप ले सकते थे। तो कंपैरेटिवली लोग पहले FA1 के साथ जब कॉस्ट अकाउंटिंग लेते थे तो इमीडिएटली, क्योंकि PRC के फ़ौरन बाद लेते थे, तो इसलिए ये ज़रा ज़्यादा ही टफ लगती थी। लेकिन अब क्योंकि ये तकरीबन मिडिल में है पेपर, और अकाउंटिंग की बेस अब सब लोगों की है, तो देयर फॉर अभी उतना चैलेंजिंग पेपर कंपैरेटिवली मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए। वैसे भी नई स्कीम में बाकी तो सारे अकाउंटिंग्स भी चेंज हो गई हैं, सिलेबस में काफ़ी कुछ ऐड हो गया हुआ है। लेकिन ये जो कॉस्ट का पेपर है, जिस तरह का तकरीबन पहले था, बिल्कुल माइनर इसमें चेंजेस आएंगे। इट मीन्स एज इट इज़ जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, बस उसका नाम बदल के अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। लेकिन अब इसका प्लस ये है इस वक्त कि अब ये फर्स्ट पेपर्स में नहीं है। आप ऑलरेडी कैफ के कुछ ना कुछ पेपर्स अटैम्प्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ आपकी बेस बन गई हुई है। एग्जाम है, हॉल का जो प्रेशर है उसका भी आपको आइडिया हो गया हुआ है कि वहाँ जाके जिस तरह जितनी मर्जी तैयारी की हो, एक चैलेंज सामने आता है। तो
कंपैरेटिवली स्पीकिंग मेरा ख्याल है इस वक्त अब ये पेपर पढ़ना भी और इसे अटैम्प्ट करना भी उतना टफ नहीं है जितना पहले टफ होता था। आज से तकरीबन अगर 4-5 साल और पीछे चला जाए तो पहले भी ये पेपर जो होता था ये लास्ट पेपर्स में होता था। उस वक्त तो ये बिल्कुल एंड में होता था, जिस जगह पे अब MFA या BIA जिसे कहते हैं हम, तो बिल्कुल एंड में था। उस वक्त इसका लेवल भी ज़रा ज़्यादा हाई था, लेकिन फिर थोड़ा सा सब्जेक्ट का सिलेबस कम करके बिल्कुल शुरू में आ गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद अगर ये मिडिल में कहीं हो तो उतना मुश्किल नहीं है। असल में ज़्यादा प्रॉब्लम तब भी होता था कि जो फर्स्ट टाइम PRC के बाद अटैम्प्ट देते थे लोग और साथ कॉस्ट रखा होता था, तो पहले कॉस्ट का पेपर होता था, उसके बाद कोई मेरा ख्याल टैक्स का होता था, फिर F1 होता था। तो सबसे पहले ही क्योंकि एक कॉस्ट का पेपर सामने आ जाता था कैफ लेवल पे, तो वो डेफिनेटली बच्चों के लिए ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो जाता था। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे ये तो अभी भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल सिंपल हो गया, लेकिन फिर भी आपका जो अकाउंटिंग का जो नॉलेज है या बेस है वो यकीन आपको अंडरस्टैंडिंग में भी और पेपर अटेम्प्ट करने में भी हेल्प करेगी। चीज़ें डेफिनेटली नहीं है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो आपका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड बनता जा रहा है। मतलब अगर हम थोड़ा सा देखें तो PRC में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ी है वो बेसिक थी, उसके बाद फिर FA1 अगर पढ़ी तो वो फर्दर एडवांस आ गई, FA2 जो है वो उसकी फर्दर एडवांस स्टेज है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ग्रेजुअली ऐसा ऐसा फिर जब फाइनल में जाएंगे तो बाकी स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, वो फिर मैं अभी डिस्कस करता हूँ। लेकिन बिकॉज ऑफ द बेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इतनी टफ भी नहीं है। चीज़ें बस वही मैटर करती हैं जो आपको हमेशा से पता है, दैट इज़ रेगुलरिटी होनी चाहिए क्लास में। अब ये बातें कही भी जाती हैं, आप सुन भी लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही चीज़ें काउंट करती हैं। हिस्टोरिकली अगर मैं देखूं तो बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है, जो लोग थ्रू आउट द सेशन आते हैं, रेगुलरली इन्वॉल्व रहते हैं, होमवर्क्स वगैरह करते हैं, इतना भी चैलेंजिंग नहीं होता है। प्रॉब्लम तभी बनता है, आप लोगों को पता, बीच में कोई टॉपिक रह जाए, क्लासेस रह जाए या होमवर्क सही तरह से अटेम्प्ट ना हो, तो फिर ही प्रॉब्लम बनता है। तो फर्स्ट डे से लेके एक थ्रू आउट द सेशन कमिटमेंट रखनी होती है, फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक, जब तक सिलेबस कवर ना हो जाए, थ्रू आउट द सेशन अपने आप को फुली मोटिवेटेड रखना पड़ता है, वरना चीज़ें डेफिनेटली मुश्किल भी हो जाती हैं। आसान तो कोई भी नहीं कह रहा कि ये आसान चीज़ें, चैलेंजिंग तो है, लेकिन उसको अपने ग्रास्प में लेके आने का एक ही वे होता है कि अपनी कंसिस्टेंसी को इंश्योर किया जाए। मैंने काफ़ी कुछ बोला, मेरी किसी बात में अगर कोई इनिशियली कन्फ्यूजन हो। बहरहाल आई होप कि अब पेपर्स के बाद कुछ छुट्टियों के बाद पढ़ाई के हवाले से रिफ्रेश हो गए हैं आप लोग, तो पढ़ाई शुरू कर दें या नहीं? ऐसे तो मेरा ख्याल है कुछ लोग आज अभी फर्स्ट डे की वजह से कुछ कम लग रहे हैं, लेकिन चले अब मिले हैं तो कुछ ना कुछ तो एक इनिशियली स्टार्ट लेते हैं हम। इससे पहले कि मैं सिलेबस का आपके पास पेज आ गया होगा इसकी तरफ जाऊँ, थोड़ा सा बस एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नहीं, पहले सिलेबस से पहले जरा एक वैसे आपको जरा आइडिया दे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समराइज फॉर्म में अगर मैं आपके सामने बोलूँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अकाउंटेंट्स जो हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, उससे आगे बताएंगे। जर्नल बन जाए तो लेजर्स बनाए जाते हैं, लेजर्स से फिर क्या बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बन जाए तो फिर फाइनल अकाउंट्स आपने वर्ड पढ़ा होगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो आपने अगर तो बल्कि आप तो माशाल्लाह FA1 भी पढ़ चुके हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब जर्नल लेजर ट्रायल बन जाए तो ट्रायल बैलेंस से फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स का भी आपको आइडिया हो गया। तो ये जितने कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसे बनाने के लिए पहले जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो जो हम अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लो जो है वो बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर्स मींस शेयर होल्डर्स को उनके कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट हमारा काम ये होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के बिजनेस के ओनर्स, स्पेशली बिजनेस के ओनर्स, बाकी तो डेफिनेटली और भी यूजर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट भी होती है, गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है, लेकिन बिजनेस का मेन ओनर, मेन यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं वो शेयर होल्डर्स के लिए बनाते हैं, ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसके अगर वर्ड पे गौर करें तो पहले लिखा है मैनेजमेंट,
ये अकाउंटिंग जो है ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए नहीं है, ये बिजनेस की मैनेजमेंट अपनी बिजनेस की डिसीजन मेकिंग के लिए करती है। मसलन अगर फॉर एग्जांपल कंपनी की मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लेना है कि हमने प्रोडक्ट कितने की बेचनी है, सेल प्राइस डिटरमिन करनी है, तो ये काम अब शेयर होल्डर्स का नहीं है, ये काम बिजनेस चलाने वालों का, जिसे हम बिजनेस की मैनेजमेंट कह रहे हैं। तो अगर आपने सेल प्राइस डिटरमिन करनी हो तो उसके उस डिटर्मिनेशन के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए? आपका क्या ख्याल है, हम कितने की चीज बेचें, ये डिसीजन लेने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि हमारी अपनी कॉस्ट कितनी आ रही है? तो अपनी फॉर एग्जांपल अगर 100 कॉस्ट है किसी आइटम की, तो फिर नेक्स्ट हम डिसीजन लेंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट ऐड करें, फिर सेल प्राइस बनाए। तो लेट्स से अगर कॉस्ट 100 है, 20 रुपीज सपोज आपने डिसीजन लेके प्रॉफिट ऐड करना है, तो 120 रुपीज तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आपको पहले अपनी कॉस्ट पता हो। तो अपनी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, इसके लिए फिर ट्रेडिंग बिजनेसेस भी होते हैं। क्या होता है ट्रेडिंग बिजनेस? ट्रेडिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जो चीजें खरीद के बेच रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई मोबाइल शॉप आप जहन में लाएं, मोबाइल जहाँ पे आप परचेज करना चाहते हैं, क्या उसने वो चीजें बना के रखी, उसने कहीं से खरीदी हैं और आगे कस्टमर को बेच रहा है? तो जो चीज खरीद के बेच रहा होता है उसे कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है। तो गाड़ियों का शोरूम अगर आप जहन में लाए, इर्द गिर्द कभी देखा हो, तो वो कार शोरूम वाले ने भी गाड़ियां बनाई नहीं है, उसने परचेज करके रखी हैं, अब वो सेल कर रहा है। तो हर वो बिजनेस जिसमें चीजें खरीद के परचेज करके सेल की जा रही हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस कहलाएगा। लेकिन उसके अगेंस्ट एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर होंडा लिमिटेड की तरफ हम सोचें, होंडा गाड़ियां बनाने वाले, तो वो पहले कार मैन्युफैक्चर करेंगे, गाड़ी मैन्युफैक्चर करने पे कॉस्ट आएगी, तो उसमें वो प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर सेल करेंगे। तो अगर चीज़ों को बना के बेचा जाए तो ऐसा बिजनेस कहलाएगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और अगर चीज़ें खरीद के बेची जा रही हैं तो वह ट्रेडिंग बिजनेस। तो मेन हमारा बिजनेस ये सारी सॉरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हुए हमारा सारा फोकस ये होगा कि बिजनेस की इंटरनल जो मैनेजमेंट है उसने जो डिसीजंस लेने हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट कितने पे बेचें, उसके लिए जो से कॉस्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए और उसमें फिर प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से ऐड होती है, ये सारा इंटरनल ऑफ द बिजनेस अगर फोकस हमारा हो तो फिर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे, फिर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप, बाकी तो डिफरेंस और भी हो सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा बस डिफरेंस मेन जहन में रखा जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, एंड हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल यूजर? शेयर होल्डर। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका फोकस मैनेजमेंट की इंटरनल डिसीजन मेकिंग की तरफ है। तो बिजनेस के जो इंटरनल यूजर्स हैं उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, इतना आई होप कि कुछ समझ आ गया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है? बाकी बुक्स के हवाले से अभी इंशाल्लाह एक दो दिन में आपको बुक की मैं ज़रा थोड़ी सी इन प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग अभी है, तो वो इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगी जब जरूरत पड़ेगी। तो मीन वाइज ज़रा ये चंद दिन आपको मैंने एक तो सिलेबस वाला पेज दिया, इसके साथ ज़रा एक नोट्स का भी सेट है, तो उसको ज़रा चंद दिन ज़रा संभाल के भी रखें। होपफुली अपने कोई रजिस्टर वगैरह तो ज़रूर परचेज कर लिया होगा एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए। तो आए ज़रा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस में जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं उनके जस्ट नाम। अब डेफिनेटली इस वक्त हाँ जो भी हम नाम पढ़ेंगे उसकी उसमें बहुत सारी डेप्थ है, तो वो डेप्थ तो इंशाल्लाह इस से कवर करेंगे। इसका मेन मकसद पढ़ने के सिर्फ इस पेज का ये कि ज़रा एटलीस्ट हमें कुछ टॉपिक्स के नामों की अंडरस्टैंडिंग ज़रा हो जाए। तो आज ज़रा पेन हाथ में रख लें, ये पेज आपके सामने है, तो इस पर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े थोड़ा थोड़ा हाईलाइट भी कर लीजिएगा। ये रेडी है जी प्लीज़? कि सबसे पहले तो एक सिलेबस की ग्रेड बनी हुई है, उसके 3 पोर्शन हैं। उन 3 पोर्शंस के आगे सामने वेटेज लिखी हुई है। तो आज जो नीचे फाइनली की एग्जामिनेबल टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज के नाम से लर्निंग आउटकम्स हैं उन पर चलते हैं। तो सिलेबस का जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, इसमें कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तकरीबन मेजॉरिटी जो फोकस होगा, मैक्सिमम जो फोकस होगा वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे। ट्रेडिंग बिजनेस शायद ही कभी बीच में आए। ज़्यादा हमारा फोकस यही होगा कि ऐसे बिजनेसेस जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, उनमें कैसे कॉस्टिंग होती है, ये हमारा सारा फोकस होगा। तो इसको जरा जहन में रख के अगर ये मेन जो ए है इसमें नीचे जो ABCD E पढ़ा जाए तो जरा पढ़ के देखें जरा क्या वर्ड्स लिखे हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या मतलब होगा, जरा जस्ट वैसे जरा अगर आपसे पूछूं मैं,
जस्ट इन वर्ड्स पे गौर करें। परचेज कॉस्ट का क्या मतलब होगा? जिस कॉस्ट पे खरीदा है। प्रोडक्शन का मतलब तो जो बनाया। बाकी इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ जी। रॉ मटेरियल का क्या मीनिंग होगा? जिस मटेरियल से गुड्स को बनाया जा रहा होगा उसे कहते हैं रॉ मटेरियल। मसलन आपके सामने चेयर पड़ी है, तो इसको किस चीज से बनाया, किन किन दो तीन चीजों से मिलकर बनाया होगा इसे? शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें प्लास्टिक है या वुड होगी। फिर इसमें कोई फोम लगा हुआ है, तो क्लॉथ लगा हुआ है। तो जिस चीज से आप गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिन मटेरियल से आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो चीज आप बना रहे होते हैं, जब चीज बन जाती है तो उसको कहते हैं फिनिश गुड्स। अब ये चेयर इस वक्त जो एज इट इज है ये कहलाएगी फिनिश गुड्स, लेकिन इसको बनाने में जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं वो क्या कहलाएंगी? रॉ मटेरियल। ठीक है। तो फिर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर एक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लिखा हुआ है, ये फिर मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। लेकिन डी आप बताएं जरा। लेबर वर्ड लिखा हुआ है कि अगर गुड्स आपने बनानी है तो कुछ एम्प्लॉयज भी होंगे। अगर गुड्स मैन्युफैक्चर करनी है कुछ एम्प्लॉयज भी होंगे, उन्हें आप सैलरी दे रहे होंगे, तो फिर आपकी लेबर कॉस्ट भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है। क्या गुड्स को बनाने में मटेरियल लगेगा? सर सवाल किया मैंने, सर प्लीज। लेकिन क्या कोई लेबर कॉस्ट भी आएगी? लेकिन अगर फैक्ट्री आप चलाएंगे तो क्या उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही होगी? तो उससे जो अदर देन मटेरियल और लेबर खर्चे होंगे उसे फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहते हैं। बाकी मैं फर्दर एग्जांपल्स भी देता हूँ। लास्ट में फिर एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एक स्टेटमेंट हम बनाएंगे जिसमें पता चलेगा कि गुड्स को बनाने की ड्यूरिंग द पीरियड हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो फर्स्ट पोर्शन जो है इसमें स्पेसिफिकली सिर्फ हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो डिफरेंट कॉस्ट कंपोनेंट्स होते हैं उसकी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करनी होगी। देन आज बी में कॉस्ट फ्लो लिखा हुआ है। इसमें तीनों टॉपिक्स, ये तीनों टॉपिक एक एक जो लाइन लिखी हुई एक टॉपिक्स के नाम है। प्रोसेस कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस। बल्कि इसमें जो प्रोसेस कॉस्टिंग है और वेरिएंस एनालिसिस है ये हमारे आप कह लें कि दो मेन टॉपिक्स में से होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल FA1 में बताएंगे कोई हमारे मेन एक दो अगर याद आ जाए कोई। कैश फ्लो और कोई? सर प्लीज, सर 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 प्लीज। MP और जो बड़े बड़े टॉपिक्स EPS वगैरह था, रेशोज थी। तो उसी तरह कह सकते हैं आप कि ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, वेरिएंस एनालिसिस है, दीज आर द मेन वन ऑफ द टू ऑफ द मेन टॉपिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बाकी टारगेट कॉस्टिंग अब इनकी चीज़ें क्या है डेफिनेटली इसमें हमें शायद दो दो तीन तीन हफ्ते भी समटाइम्स लग जाएंगे, तो वो इंशाल्लाह पे डिटेल में चलेंगे। लास्ट में फिर कहता है कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजंस पे जो बिजनेस की मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है उसके कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। पहला जो लिखा हुआ है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, जरा पेन पकड़े हाथ में, इसके साथ ब्रैकेट में लिखें जरा। ब्रेक इवन का भी वर्ड सुना? सर मेरी आवाज आ रही है सर? ब्रेक इवन का भी वर्ड सुना? मेरा ख्याल है कि शायद QM में कहीं वर्ड सुना होगा आपने। क्या होता है ये ब्रेक इवन एनालिसिस? कितने यूनिट्स बेचें कि बिजनेस में ना प्रॉफिट हो रहा हो ना। एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जहन में बनाया जरा। बनती सबसे पहले क्या आता है? सेल्स के बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल एंड फिर एक्सपेंसेस। तो अगर बिजनेस की सेल एक्सपेंसेस के बराबर हो, अगर बिजनेस की सेल एक्सपेंसेस से ज्यादा हो फिर तो प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस की सेल एक्सपेंसेस से कम हो, लेकिन अगर बिजनेस की सेल एक्सपेंसेस के एग्जैक्टली बराबर हो तो फिर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। उस सिचुएशन को या उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब अगर किसी बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो वो इंशाल्लाह फिर हम इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बिजनेसेस का अगर ये फाइंड आउट करना है कि कम से कम कितने यूनिट्स बेचें ताकि बिजनेस में लॉस ना हो। एज अ बिजनेस मैनेजर आपको पता होना चाहिए कि कम से कम तो मैंने कितने बेचने हैं। वैसे आइडियली आपको कितने यूनिट्स बेचने चाहिए? जितने हो सके। नहीं आइडियली मतलब आइडियली कितनी, फॉर एग्जांपल अगर आप होंडा लिमिटेड के होंडा लिमिटेड चला रहे हैं, बताएं कितनी गाड़ियां बेचनी चाहिए? जितनी बिक जाए, जितनी डिमांड है उतनी बेचें। आइडियल तो ये है, लेकिन क्या आपको ये पता होना चाहिए कम से कम तो कितनी बेचनी है
ताकि लॉस ना हो। मिनिमम भी आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम तो इतनी बेचनी है, उससे ज्यादा जितनी बिक जाए इंशाल्लाह एडवर्टाइज करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, कोई शायद डिस्काउंट्स ऑफर करेंगे ताकि और बिक जाए, ताकि और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सके। तो जितना प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है बढ़ाने की ख्वाहिश होती है, लेकिन कम से कम भी पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन लेवल पे कितने यूनिट्स आपके बिकने चाहिए, ताकि एटलीस्ट बिजनेस में क्या ना हो, प्लीज क्या ना हो सर, लॉस ना हो। क्या बिजनेस इसलिए किया जाता है कि लॉस हो जाए? क्यों किया जाता है? लेकिन क्या ये हो सकता है कि जब बिजनेस आप एक्चुअली कंडक्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाए? मकसद तो लॉस नहीं होगा, पर्पस तो ये होगा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए, लेकिन हो सकता है डिमांड ना प्रॉपरली स्टेब्लिश हुई हो या एक्सपेंस आपके कंट्रोल में ना आए हो, जिसकी वजह से लॉस भी हो सकता है। ख्वाहिश यही बहरहाल होती है कि जितना हो जाए मैक्सिमम प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। जी, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ जस्ट एक एक वर्ड जरा बोल के आपको इंट्रोड्यूस करता रहा हूँ। फिर स्पेशल ऑर्डर्स के डिसीजन होते हैं, मेक बाय डिसीजंस। ये जरा बताएंगे सी में मेक और बाय डिसीजन का क्या मतलब होगा? इन वर्ड से जरा ट्रांसलेशन करें। मेक का मतलब, बाय का मतलब, तो चीजों को बना के बेचना चाहिए या खरीद के? चीजों को बना के बेचना चाहिए या खरीद के बेचना चाहिए? हाँ जी, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो। मतलब क्या मैन्युफैक्चरिंग करना जरूरी है? मैन्युफैक्चरिंग कब करनी चाहिए? अगर ट्रेडिंग से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो। तो आपको डिसीजन अगर लेना पड़ जाए कि मैं बना के बेचूं या मैं खरीद के बेचूं, तो ये डिसीजन कैसे होना चाहिए? जिस तरफ प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना चाहिए। अब ये कुछ डिसीजन होते हैं जो मैनेजमेंट ने लेने होते हैं ताकि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। फिर डी शायद इस वक्त अभी वर्ड्स ना समझ आए, बस वैसे ही पढ़ रहा हूँ। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, फिर शट डाउन या प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूस डिसीजंस। क्या एक प्रोडक्ट को हमेशा बनाते रहना चाहिए? अगर फॉर एग्जांपल आप बिजनेस में 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉस में जाना शुरू हो गए हैं, तो क्या लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स को बनाना छोड़ देना चाहिए और उसकी जगह फिर नई प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए? इस तरह के डिसीजंस की बात हो रही है, शट डाउन या प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूस डिसीजंस। अच्छा, ये डिसीजन समझ आ रहा है ना किसको करने हैं? शेयर होल्डर्स को करने हैं, बिजनेस की मैनेजमेंट ने करने हैं। बिजनेस की मैनेजमेंट ये डिसीजंस कैसे कर सकेगी? उसके सामने सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट प्रॉफिट में जा रही है, कौन सी लॉस में जा रही है, कैसे लॉस मिनिमाइज किया जा सकता है, या अगर नहीं मिनिमाइज किया जा सकता तो इसको बंद करके कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या प्रॉफिट्स होंगे। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि हमारी एग्जिस्टिंग कॉस्ट क्या है, फ्यूचर की एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या है, उनकी बेस पे ये मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं। देन उसके बाद फिर ये लास्ट 2 हैं, इनके साथ भी जरा एफ और जी के साथ लेफ्ट साइड पे लिखना है। ये तो थोड़ी फिर फर्दर और डिस्कशन है रिगार्डिंग मटेरियल। बिजनेसेस में जो रॉ मटेरियल है उसके लिए फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है, फिर एक सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल का भी कॉन्सेप्ट होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डेफिनेटली कुछ फार्मूलाज हैं, डिटेल बहस है। कितना मटेरियल खरीदें, कितनी क्वांटिटी मटेरियल की एट अ टाइम खरीदें? फॉर एग्जांपल पूरे साल में 1 लाख केजीज मटेरियल चाहिए मैं, क्या सारा मटेरियल इकट्ठा खरीदना है या 10,000 कर केजीज करके खरीदें, 5,000 केजीज करके खरीदें? ये जो डिसीजन है ये लिया जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के इस टॉपिक में। मटेरियल कितनी कितनी क्वांटिटी में खरीदें? सारा खरीदेंगे तो क्या होगा? आपको बड़ा स्टोर रूम चाहिए होगा जिसमें लाख केजीज आएंगे, लेकिन अगर 5,000 केजीज एट अ टाइम खरीदेंगे तो फिर थोड़े स्टोर रूम से भी काम चल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप फिर डेफिनेटली जितना ज्यादा स्टॉक रखेंगे एट अ टाइम खरीदेंगे तो क्या परचेज कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। पूरा लाख केजी अगर इकट्ठा खरीदेंगे, फॉर एग्जांपल 10 रुपए का 1 केजी है तो 10 लाख रुपए इकट्ठा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 5-5 हजार केजी करके लाख पूरा करेंगे तो पहले 5,000 इंटू 10 50,000 की जरूरत पड़ेगी, फिर 50-50,000। तो इस तरह का जो डिसीजन है कितनी क्वांटिटी एट अ टाइम परचेज करें, इसकी फिर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे ईओक्यू में। मेरी बातें को समझ आ रही है? मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू डिड्यूस समथिंग। आखिरी लाइन जरा आप बताएं, सेफ्टी स्टॉक का क्या मतलब होगा? स्टॉक का क्या मतलब होता है? पहले स्टॉक बताएं। स्टॉक, स्टॉक सिंपल स्टॉक, स्टॉक जो पड़ा है। स्टॉक इन्वेंट्री को कहते हैं, जो चीजें बिक गई हैं उसे कहते हैं स्टॉक। जो चीजें पड़ी हैं
अगर ईयर एंड के ऊपर पड़ी है उसे क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक का मतलब कम से कम इतना स्टॉक तो पड़ा हो कि बिजनेस में अचानक जरूरत पड़े और स्टॉक ना हो। अगर कोई फॉर एग्जांपल कस्टमर आपके पास आया और आपके पास स्टॉक ही नहीं है, उसका कोई नुकसान है हमें? नंबर वन, एक तो हम सेल ही नहीं कर सकेंगे, सेल ना कर सकने की वजह से प्रॉफिट का नुकसान हो जाएगा। नंबर टू, कस्टमर की गुडविल, कस्टमर के जहन में गुडविल खराब हो जाएगी कि यार इनके पास वो चीजें नहीं होती हैं। अगली दफा हो सकता है दोबारा जरूरत पड़े तो हमारे पे आस पास आने की बजाय पहले उसके पास चला जाए जिससे इस वक्त उसको मिल जाए। गुडविल का नुकसान होगा। तो कम से कम वो स्टॉक जो हर वक्त पड़ा रहे, ताकि बिजनेस में स्टॉक आउट ना हो जाए। स्टॉक आउट से क्या समझ आता है? स्टॉक आउट का मतलब स्टॉक में चीजें नहीं है, स्टॉक में चीजें ना होने के नुकसान है। तो फिर ये डिटरमिन करना कि कितना तो हर वक्त पड़ा रहे, उसे कहते हैं सेफ्टी स्टॉक। फिर हाउ टू डिटरमिन, डेफिनेटली उसके फार्मूला है वो डिस्कस करेंगे। फिर होता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कितनी चीजें पड़ी रह जाए कि आपको ऑर्डर कर देना चाहिए। क्या बोला मैंने, प्लीज रिपीट करेंगे? एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जब स्टॉक में जीरो क्वांटिटी रह जाए उस वक्त ऑर्डर करना चाहिए नए स्टॉक? असल में चीजों को आने में भी टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस लाहौर में, और आपका जो गुड्स का सप्लायर है जिससे आप मटेरियल खरीद रहे हैं वो कराची में। अब कराची से सपोज लाहौर को गुड्स को लाहौर आने में सपोज 10 डेज लगते हैं। अगर तो स्टॉक जब जीरो हुआ उस वक्त आप ऑर्डर करेंगे तो 10 दिन स्टॉक आउट रहेगा। फॉलो करते हैं? क्या मतलब 10 दिन स्टॉक आउट रहेगा? नहीं, 10 दिन स्टॉक नहीं होगा। क्यों स्टॉक ही नहीं होगा? आपने ऑर्डर ही उस वक्त किया जब स्टॉक खत्म हुआ है, और 10 दिन तो ट्रेवलिंग में लगता है। तो फिर हमें कब ऑर्डर करना चाहिए? जब 10 दिनों का स्टॉक हमारे पास रह जाए, फिर हमें कॉल कर देनी चाहिए ताकि 10 दिनों में हम अपना स्टॉक यूज करते रहें, और इंशाल्लाह 10वें दिन पे स्टॉक आ जाने से स्टॉक आउट से हम बच जाएंगे। तो क्या ये हमेशा 10 दिन में स्टॉक आएगा? अगर ये 3 दिनों में आता है तो 3 दिनों का स्टॉक रह जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इंपोर्ट करते हैं, जापान से स्टॉक नहीं आना है, 2 महीने लगते हैं इंपोर्ट होके आप तक आने में, तो जब आपके स्टोर रूम में 2 महीने का स्टॉक रह जाए तब आपको ऑर्डर कर देना चाहिए। तो ये जो सारी डिस्कशन है इंशाल्लाह मटेरियल से रिलेटेड। ये फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी मंगवाएं, सेकंड लास्ट। थर्ड, कितना मिनिमम स्टॉक रखें, सेफ्टी स्टॉक। और नंबर लास्ट, रीऑर्डर लेवल मींस कितना स्टॉक पड़ा रह जाए तो नया ऑर्डर कर देना चाहिए ताकि स्टॉक आउट से बचा जा सके। ठीक है, दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। मेरा मकसद सिर्फ ये था इस पेज पे कि आपको जरा टॉपिक्स के एटलीस्ट नाम पता चले, लेकिन बाकी बहरहाल हर लाइन में जो टॉपिक एक एक लिखा है इसमें बड़ी डेप्थ है। इंशाल्लाह हमेशा की तरह आप अकाउंटिंग एंजॉय करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग एंजॉय करने का तरीका क्या होता है? अकाउंटिंग एंजॉय की जा सकती है वैसे? नहीं, अब सीए में और क्या एंजॉय करना आपने? इस सीए के प्रोफेशन में बताएं, आप कौन सा सब्जेक्ट एंजॉय करना चाहते हैं? आप सब्जेक्ट्स ही एंजॉय करने हैं यार। तो हम अकाउंटेंट्स सुबह शाम क्या एंजॉय कर सकते हैं? बाकी चीजें तो ठीक है जो आप एंजॉय करते हैं, वो तो आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता है। तो इस प्रोफेशन में अब हमें अकाउंटिंग ही को एंजॉय करना पड़ना है। तो अकाउंटिंग को एंजॉय करने का तरीका यही होता है कि अपनी एक रूटीन सेट की जाए। हमारी इस क्लास का एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि इसका स्टार्टिंग टाइम 7:30 है। और रात को सोने की रूटीन आपको, यकीनन आप अपनी सोने की रूटीन आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है। अब 7:30 सिर्फ आज नहीं आना था, ये थ्रू आउट द सेशन आपको 7:30 पे इंशाल्लाह पहुंचने की कोशिश करनी है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये दिन आगे जाएंगे तो सर्दियों का भी सेशन है, सर्दियों के ये महीने भी आने हैं, तो उसमें कंपैरेटिवली ये और भी ज़रा ठंड की वजह से ज़रा टफ हो जाना है। तो इट इज़ अ मिनिमम कि आप टाइम पे आ सकें। उसके लिए आपको यकीनन रात को प्रॉपर अपनी कोई सोने की रूटीन सेट करनी पड़नी है। वरना अगर फॉर एग्जांपल आ भी जाएंगे और सोने की रूटीन सही नहीं है तो कॉस्ट की क्लास में आप ठीक ठाक इंजॉय कर सकते हैं अदरवाइज भी, लेकिन उस इंजॉयमेंट का कोई खास फायदा नहीं होगा।
तो ये इसलिए आपको ख़ास तौर पे मैंने एंड में बताया कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि सुबह सुबह टाइम पे पहुंचना। ये अल्लाह करे आज तो आप मोटिवेटेड थे, लेकिन ये एक दिन से काम नहीं चलना। ये थ्रू आउट द सेशन आपके सामने अगर फॉर एग्जांपल 5-7 मिनट भी अगर कोई लेट हो, और नॉर्मली क्लास का स्टार्ट में ही कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बाद शायद क्वेश्चन हो रहे होते हैं, तो अगर वो कॉन्सेप्ट ही उस वक्त आपके जहन में नहीं आया या सब सही पता नहीं है, तो उसके बाद फिर क्वेश्चन भी जस्ट देख के लिखे जा रहे होते हैं, वो यूजलेस है। जो भी आपके सामने क्लास में चीज़ें डिस्कस होती हैं ये मिनिमम है। आपको भी अब आइडिया हो गया कि आईकैप का पेपर हमेशा चैलेंजिंग आता है। कोई चॉइस की बहस नहीं है, अपनी तरफ से 100% एफर्ट करनी पड़ती है। तो अपनी तरफ से 100% एफर्ट में अगर कुछ चीज़ें काउंट की जाए तो उसमें नंबर 1 तो ये है कि आपकी कोई क्लास किसी वजह से भी स्किप ना हो। देखिए इंसान है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट होनी चाहिए कि पूरी क्लास को थ्रू आउट द सेशन टाइम पे आके टाइम के एंड तक सही तरह से अटेंड किया जाए। सेकेंडली, रोज का काम, अब ये वही बातें हैं जो आप अक्सर सुनते रहे, लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे अमल ना कर पाए तो आपको भी हिस्टोरिकल भी आप भी सुनते भी रहते हैं, आप लेक्चर्स पेंडिंग हो जाते हैं, टॉपिक्स सही तरह से तैयार नहीं होते हैं। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम होता है, हर टॉपिक दूसरे के साथ लिंक भी है। ये भी नहीं आइसोलेशन में कि एक टॉपिक जो है नहीं भी हुआ तो अगले टॉपिक समझ आ गए। ये जितनी भी चीज़ें हैं जब जो जैसे भी पढ़ाई जाती है उसकी भी एक तरतीब है। बस फॉर एग्जाम्पल अगर आज हम शुरू करेंगे, उसकी बेस पे कल एंड सो ऑन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आगे एक्सपैंड होनी है। तो कोई भी दिन ऐसा ना गुजरे जिसमें आप रिवाइज ना कर पाए। फिर होमवर्क्स भी पूरी कोशिश करें, अगर साथ साथ चलें तो शायद इतने ज़्यादा होमवर्क्स भी नहीं होते हैं, डेली बेसिस पे मैनेज करने की ज़रूरत होती है। और फिर टेस्ट तो ज़रूर रेगुलरली देने चाहिए। मेरे नज़दीक ये 3-4 चीज़ें अगर कोई गिनवा दे, मैंने क्या बोलूँ, नंबर 1 काइंडली रेगुलरली क्लासेस अटेंड करें। सेकंड, रोज का रिवाइज करें। सबसे पहले तो डेफिनेटली यही होता है ना कि जो चीज़ हम क्लास में डिस्कस करें उससे पहले रिवाइज किया जाए। फिर नंबर 3, अगर कोई होमवर्क हो तो उसे ज़रूर करके आ जाए। यकीन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 100% आपका होमवर्क सही हो जाए। देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि मिस्टेक्स हो जाए, वो फिर साथ साथ डिस्कस भी हो जाती हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने होमवर्क नहीं किया हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम से, वो तो एड्रेस हो गए, आपने अगर बाद में भी किया तो आपकी फिर प्रॉब्लम शायद दूसरा से एड्रेस होने का टाइम भी नहीं बचेगा। तो प्रैक्टिस तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इसमें तकरीबन हर सवाल ही आप देखेंगे कि एक ही टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ज़रा उसका पैटर्न हटने से वो गेम बिल्कुल बदल जाती है। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसमें फिर मिस्टेक्स भी होती हैं, वो मिस्टेक्स डिस्कस भी होती हैं, लेकिन अगर साथ साथ हो जाए तो बेस्ट होता है। फिर अगर एक चीज़ डिस्कस होगी इतना, फिर आपको पता टाइम ही नहीं होता है कि वो वाली चीज़ दोबारा रिवाइज हो सके। वो किसी अगले सवाल में अगर आए तो ये अज्यूम्ड होता है कि पुराना आपके जहन में है, नई बातों पर टाइम लगता है। तो टाइम कंस्ट्रेंट भी अपनी जगह होती है, उसकी वजह से बार बार शायद चीज़ें रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। कोशिश तो शायद करनी कोशिश मतलब ट्राई तो की जाती है कि एक रिवीजन हो जाए साथ साथ, लेकिन अगर आपने साथ साथ पढ़ा हो तभी ज़्यादा बेहतर होता है। और फाइनली जब भी कभी टेस्ट हो तो उसे हमेशा सीरियस लें। लास्टली, 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आई होप कि किसी ने नहीं रखे होंगे। ये भी डिसीजंस के कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं, मेरा ख्याल है आज कल में ये फाइनल करें कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है। 2 रखने हैं, 3 रखने हैं, 3 से ज़्यादा मेरी सजेशन तो कभी भी नहीं होगी। और राइट सब्जेक्ट्स चूज करें, और मेरा ख्याल है एक सीक्वेंस में रखें, अनलेस डेफिनेटली ऑफ कोर्स आपका कोई सब्जेक्ट्स पहले पूरे हो गए हैं, देयरफॉर आपको कोई अगला रखना पड़ रहा है। जिस तरतीब से आई कैप के पेपर्स हैं उसे सीक्वेंस में रखें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो आपका बेस बन सके अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के लिए। मीन्स से इस वक्त मेरा ख्याल है आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप ये जो MFA टाइप तो बिल्कुल नहीं असल में आप उठा भी सकते हैं शायद, वो उस तरह से आपको लिमिटेशन भी नहीं है कि पहले तो था ना FA1 नहीं है तो FA2 नहीं ले सकते, कॉस्ट नहीं है तो वो MFA नहीं ले सकते। तो अब ये लक्ष्य तो जा सकते हैं, लेकिन ये शायद राइट कॉम्बिनेशन नहीं है। मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है कि अपना ग्रुप 1 अगर किसी कराता है, पहले ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स को पूरा करें, उसके बाद फिर यानी कि सबका डाटा तो अगर देना है तो किसी का ग्रुप 1 रहता है तो डाटा तो सब पे रहता होगा, तो उस तरफ जाएं। अभी डेफिनेटली अनप्रडिक्टेबल भी है कि उसका पेपर वगैरह क्या है, लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि इस दफ़ा ही मुश्किल आए अगली दफ़ा ना आए, तो आखिर कभी ना कभी तो उसे पढ़ना है। तो ज़्यादा बेहतर ये कि एक सीक्वेंस जो आई कैप का कैफ के पेपर्स का उसी सीक्वेंस में अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें। हाँ, अगर कुछ स्पेसिफिकली फिर आप अगर डिस्कस करना चाहेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, तो वो चाहे मेरे से फिर क्लास के बाद डिस्कस कर लीजिएगा अगर कुछ चाहें आप। लेकिन जौन से भी लेने हैं,
जितने लेने हैं ये डिसीजन मेरा ख्याल है बस 1-2 दिन में ले लें, ताकि उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट करनी है उसको फिर टाइम भी दिया जा सके। ठीक है, डेफिनेटली 1-8 दिन तो अभी शायद को खास होमवर्क्स वाली बहस नहीं है, लेकिन इन दिनों को काइंडली इस एंगल से ज़रूर यूटिलाइज करने के आप अपने सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन को फाइनल कर लें। बहरहाल मेरी किसी बात में अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो। मेरी क्लास का एक ये भी मसला ही ना कहीं रह जाए कि मैं पिछला तकरीबन मैं 40 मिनट्स को खामोश तो नहीं रहा। मेरी आवाज़ तो आप तक आई है ना? इतने कंफर्म। चलें जी, फिर आगे चलें। चलें थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट कर ही लेते हैं। ये इस पेज को जरा बैग में रखना है या साइड पर रखना है। दूसरा जो सेट आपके साथ शेयर हुआ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन यहाँ पे? जी सर, ये जो कॉस्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जी, रेडी है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें हमारा सारा फोकस किन बिजनेसेस पे है सर? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। लेकिन इससे पहले कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की डिटेल में जरा डिस्कशन करें, आए जरा कुछ थोड़ा सा पुराना रिवाइज करके चलें। आपके लेवल पे 2 तरह के बिजनेसेस का आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले भी कुछ बताया, ट्रेडिंग बिजनेसेस भी होते हैं और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग भी होते हैं। जस्ट 1 मिनट पहले जरा सुन ले, फिर अगर आपने बाद में नोट करना होगा तो कर लीजिए। जी, ट्रेडिंग बिजनेस काइंडली बताइए क्या होता है, क्या करता है ट्रेडिंग बिजनेस? ट्रेडिंग बिजनेस में आइटम्स परचेज और सोल्ड। एनी कंफ्यूजन? जो चीजें खरीदी जा रही हैं क्या उसी प्राइस पे बेच देंगे? जिस प्राइस पे खरीदेंगे वो कॉस्ट प्राइस है, प्लस प्रॉफिट पे सेल प्राइस पे बेचेंगे। लेकिन जो चीजें खरीदेंगे वही अगर आप बेच रहे हैं, प्रॉफिट ऐड करके वही बेच रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग बिजनेस। ये इसकी सेटिंग ठीक है? स्क्रीन छोटी सी आ रही है। जी, ऑपोजिट साइड में मैंने लिखा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है? आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड आर सोल्ड। अच्छा, मैं मैन्युफैक्चर्ड की जगह अगर वर्ड लिख दूं प्रोड्यूस्ड, तो एक ही बात है। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की जगह अगर कह दूं गुड्स प्रोड्यूस्ड, तो इंटरचेंजेबली बोला जा सकता है। तो आइटम्स परचेज की जगह वर्ड हो गया आइटम्स प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड। ठीक है? ठीक है सर। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अभी बात डिटेल में जाते हैं, लेकिन आप इस तरह करें, पहले एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सही बनाया था। नहीं कभी? कहाँ से शुरू होती, कहाँ से शुरू होती है सर? सेल में से क्या लेस होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स की कोई कैलकुलेशन होती है? बताएंगे कैसे होती है प्लीज यार? प्लीज सर प्लीज, अकाउंटिंग वही है यार। कॉस्ट ऑफ सेल अगर कैलकुलेट करनी तो कैसे करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस, हाँ जी, प्लस परचेजेस। एक सेकंड वर्ड्स पे गौर करें, मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये मुबीन तरह सही तरह सेटिंग देखो, आप खराब होगी। कॉस्ट सेल्स का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग पूछा मैंने। जो चीजें बेची हैं उनकी सेल प्राइस। तो देखो कॉस्ट ऑफ सेल का मीनिंग क्या होगा? मीनिंग जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट। तो क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस की बात हो रही है, तो इसलिए हमने कौन सी चीजें बेची हैं? जो खरीदी हैं। इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करते हुए क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, उसमें क्या ऐड हो रहा है? प्लस परचेजेस। तो उसमें से क्या होता है? अच्छा, यकीनन को कैरेज इनवर्ट्स वगैरह वर्ड्स ना,
कैरेज इनवर्ड्स या कैरेज आउटवर्ड्स? कैरेज इनवर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो चीज़ों को खरीदने, जो चीज़ें आपने खरीदी हैं उनको अपने तक लाने की कॉस्ट। फॉर एग्जांपल कराची से लाहौर, कराची में सप्लायर था, कराची से लाहौर लाने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है गुड्स को, वो है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है? जो चीज़ें बेची हैं आपने, अगर उस पर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कस्टमर है पेशावर में, तो लाहौर से पेशावर कस्टमर तक अगर लेके जाने की कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो वो कैरेज आउटवर्ड्स है। और कैरेज आउटवर्ड्स इज पार्ट ऑफ सेल नहीं है। कैरेज आउटवर्ड्स कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, या नहीं आता? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर्ड सुना है कभी? पैरल चले, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करवाएं प्लस कैरेज। मैं लिख नहीं रहा, वैसे हो सकता है कैरेज इनवर्ड्स। और चीज़ अगर जहन में लाएं, अगर कोई आपने इंपोर्ट किया हो रॉ मटेरियल, तो कोई इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज हो सकती हैं सर। कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल या रिफंडेबल, तो फिर जब इंपोर्ट रिलेटेड जो आपकी कॉस्ट होगी वो भी परचेज कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। चले, मेरे ख्याल अभी मैं वो बात ना ही करूँ, आप मुझे गुस्से से घूर रहे हैं जी। ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड होता है जी? परचेजेस। फिर क्लोजिंग स्टॉक अगर माइनस हो जाए तो हमारे सामने कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। अब मैंने कॉस्ट ऑफ सेल की एक साइड पे वर्किंग की है, वो जो कॉस्ट ऑफ सेल है फिर आपकी सेल में से लेस हो जाती है, और आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन, बोल दें जस्ट रिवाइज, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, एंड कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस, जिसमें मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ जी। वापस आए, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आता है? अदर इनकम, शायद सुना हो कोई अदर इनकम हो सकती, कोई एग्जांपल ट्राई करें। रेंट इनकम और कमीशन इनकम और गेन ऑन डिस्पोजल। प्लीज यार, नो यार, F1 भी नो यार। सर F1 में पढ़ा हुआ है कि नहीं सर? डिस्पोजल हो सकती है सर, डिस्पोजल का भी वर्ड सुना है सर? तो डिस्पोजल पे गेन भी हो सकता है। गेन होगा तो अदर इनकम है, अगर लॉस होगा तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा जी। अदर इनकम के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जगह मेरा ख्याल आपने कुछ और वर्ड्स पढ़े होंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस सुना है कभी? एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस को रन करने के खर्चे। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सोच के बताएं। चीज़ों को बेचने के खर्चे, तो एग्जांपल देंगे चीज़ों को बेचने के खर्चे, एडवर्टाइजमेंट और कमीशन। और एक बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी, कैरिज आउटवर्ड्स। आगे चले, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जगह मेरा गुमान है आपने एडमन सेलिंग वर्ड भी सुना होगा। चलें आगे, और सेलिंग एडमन के बाद हाँ जी, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंशियल चार्जेस जी। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट, लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट, फिर बैंक चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। और चलें काफ़ी, और ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड हो जाएगी। आगे बोलें क्या क्या लेस हो जाएगा? तो जब फाइनल फिगर आएगी उसको क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम बनाते रहे हैं, ये किन बिजनेसेस के एंगल से बनाते रहे? ये भी ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या कोई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती होगी वैसे? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, क्यों बनाई है? नहीं, शेयर होल्डर्स को क्यों, के लिए क्यों बनाई? ताकि पता चले बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस हुआ है। तो इसी तरह अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसमें भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनेगी, उसमें भी पता चले कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या खुदा ना खासा लॉस हो गया। लेकिन वो कैसे बनेगी, क्या चेंजेस आएंगी, वो मैं बात अभी बाद में करता हूँ। पहले मेरा ख्याल है इस तरह रजिस्टर खोलना जरा, थोड़ा सा जरा एक आइडिया हो जाएगा, जरा लिख ही लेंगे।
आइडियली हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग रजिस्टर होना चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉस्ट का रजिस्टर आपका एक नोट्स टाइप चीज़ बन जाएगा। तो आज अगर नहीं भी तो आइडियली कोशिश करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग रजिस्टर रखें। कैलकुलेटर्स भी होना चाहिए, अगर आज नहीं भी है तो प्रैक्टिकल से अपने आप को रूटीन में लेके आए। जी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया आपको सब? ये मूवी हाँ क्लास में आते बाद बंद करो, देख लेना बाद में। बंद ऐसे ही रहो। ठीक। जी एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जरा अगर नोट कर लें तो बताइए। कितने में सो रहे हैं आजकल रात को? सारी यार वैसे ही क्वेश्चन पूछा है। नहीं है सारे हॉस्टल आए नहीं? तो ठीक है, ट्रैवलिंग टाइम तो शायद इतना ना हो। चलें, वो तो उसकी बहस फिर कभी सही। तो नहीं वैसे चलें। आज आज से क्या प्लान है, कितने बजे सोया करेंगे? कितने घंटे की नींद सफिशिएंट होती है आजकल? तो अकॉर्डिंगली फिर एडजस्ट कर लीजिएगा ना, जितना भी आपके ख्याल में। 4 घंटे? क्या करते रहेंगे उस वक्त तक रात, मतलब रात को क्या करेंगे सोने से पहले? फोन लग, स्टडीज कर शुरू करनी है आज से?
बाला सर मेरे ख्याल में 7-8 घंटे शायद एक नॉर्मल नौजवान की नींद होती है, तो वो क्लास में पूरी नहीं करनी है, वो क्लास में पूरी करके आनी है। चलें सर, इस तरह करते हैं, अब एक नई डिस्कशन स्टार्ट होनी है यहाँ से, तो मेरा ख्याल है कल करते हैं। आज जरा स्ट्रेंथ भी मुझे कम लग रही है, तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। लेकिन कल से भी इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे अब सीरियस स्टडी स्टार्ट हो जाए, और पूरा टाइम इंशाल्लाह कल से रेगुलरली फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? अगर आज स्ट्रेंथ भी कुछ कम लग रही है तो होपफुली कल तक इकट्ठे हो जाएंगे सारे। कोई इशू तो नहीं आज से रिलेटेड? चलेंगे इंशाल्लाह फिर, ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिर कल मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर कमिंग। ये नोट्स जरा संभाल के रखिएगा कुछ दिन, जब तक बुक ना भी मिले। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। नोट कर लिया भाई सबने? कोई लिख तो नहीं रहा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से? चलें इंशाल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये कुछ सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से अगर किसी ने कुछ मेरे से डिस्कस करना हो तो कर सकते हैं आप जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई इशू नहीं है तो ओके, इंशाल्लाह बता दें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लोज कर दो, ओके। मेरा ख्याल है काफ़ी चेंजेस आ गई हैं, कुछ ना कुछ तो आ गई हैं, अब रहने दें old। जी बड़ा कोई क्वेश्चन तो नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सिलेबस कवर नहीं हुआ जी? बस ठीक है, फिर तो जीरो से ही शुरू करें। आप FA1 दे दिया हुआ देना, अब आप दे सकते हैं जी। 2 सब्जेक्ट्स आपके अगर पास होंगे तभी देंगे ना ये मैथ। आ तो सकते हैं लेकिन देख लें आप, लेकिन फिर मैथ तो नहीं दे सकते आप, ये तो नहीं दे सकते। देख लें, आपकी चॉइस है, मेरा ख्याल में मुश्किल हो जाता है वैसे 4 सब्जेक्ट्स तक।